नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज है डे 14। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जो क्लास 10th का चैप्टर है हमारा पर्यावरण, इस चैप्टर से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम जो लास्ट फरवरी 2026 तक हुए हैं उसमें टोटल 41 क्वेश्चंस पूछे गए। तो लेटेस्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं जो अभी ग्रुप डी के एग्जाम्स हुए हैं। तो ये सारे सवाल विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट देखने वाले हैं ताकि इनसे रिलेटेड यदि सवाल बनता है नेक्स्ट आपकी ग्रुप डी अभी जो एग्जाम होने वाला 3 अगस्त से, उसके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। तो एंड तक आपको बने रहना है। देखिए ग्रुप डी में पर्यावरण विज्ञान से टोटल 148 के तकरीबन सवाल पूछे गए हैं। इनमें खाद्य संसाधनों में सुधार से 74 हाईएस्ट सवाल पूछे गए हैं। ये वीडियो आ चुका, आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। आज अपन हमारा पर्यावरण है कक्षा 10th का चैप्टर, इसके सारे सवाल देखते हैं। बाकी यहाँ पर ये पूरे जो 2525 क्वेश्चन हैं ग्रुप डी में एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज हमने वर्गीकृत किए हैं। तो लेटेस्ट एग्जाम्स के पूछे गए सवाल, इसकी ई बुक आप हमारी वेबसाइट और ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। टॉप ट्रेंडिंग जीके .in वेबसाइट और टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप पर अवेलेबल है। कूपन कोड आप लगा लेना TGRAM25, आपका मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा TGRAM25। ठीक है, सभी कैपिटल है, हाईएस्ट आपको 25% डिस्काउंट मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर इसकी जो प्रिंट वर्जन है वो भी आपको मिल जाएगा। मेन पीडीएफ के पेज नंबर 4 पर आपको ड्राइव लिंक मिलेगी जहां पर प्रिंट वर्जन कम पेज में आप डाउनलोड कर पाएंगे। लगभग 370 पेजेस में यानी 185 पेपर शीट में आपका प्रिंट वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर चैप्टर की अपन शुरुआत कर लेते हैं। बाकी यदि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो टेक्स्ट बुक से तो कितना स्कोर आपका हो रहा है, नहीं लगा रहे हो तो आज ही टेक्स्ट बुक की जो टेक्स्ट बुक पास है वो ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आप देखेंगे तो आपको नए टाइप से सारा कुछ मिलने वाला कंटेंट, जैसे मोस्ट रिपीटेड 2025 पीवाईक्यू सब्जेक्ट टेस्ट आपको मिल जाएंगे 32, स्टडी प्लान मिल जाएगा, विज्ञान एक्सप्रेस महापैक अवेलेबल है, लाइव टेस्ट है, फुल टेस्ट है। तो जितने भी प्रकार के यहाँ पर टेस्ट होते हैं, सीए का सेक्शनल चैप्टर टेस्ट है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेक्स्ट बुक पास लेते समय यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करेंगे आपको हाईएस्ट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपका कूपन कोड तभी अप्लाई होगा जब आप न्यू यूजर रहेंगे। यदि आपने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक पास दे रखा है, रिन्यू कराना चाहते तो अपने पेरेंट या फिर भाई बहन के मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करके रिन्यू कराएंगे तो इस प्राइस में आपको टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा टीटीजी के कूपन कोड से। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। तो चलिए यहां पर अपन देखते हैं हमारे पर्यावरण के 41 क्वेश्चंस। क्लिक हियर। यहां पर प्रश्नों का ये आपके समक्ष पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक आवर्धन का वर्णन करता है? फर्स्ट थिंग बात करें जैविक आवर्धन का मतलब क्या होता है, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इससे अभी आप नेक्स्ट देखें तो काफी सवाल इसी से रिलेटेड लगभग 10 सवाल ही पूछ रही है ग्रुप डी में। जैविक आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें आहार श्रृंखला के माध्यम से हानिकारक रसायन जैसे पीड़कनाशी या फिर भारी धातुओं की सांद्रता प्रत्येक अगले उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती जाती है, और ये होते हैं अजैव निम्नीकरणीय जो जीवों के शरीर में संचित होते जाते हैं। आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्ष स्तर पर होता है, ठीक है, इसलिए हमारे शरीर में ये रसायन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये रसायन एक तरीके से खराब होते हैं, जैव निम्नीकरण ये नहीं होते हैं, अपघटन इनका नहीं हो सकता है, और हर अगले पोषी स्तर पर ये संचित होते जाएंगे। हाईएस्ट सबसे ज्यादा मात्रा इनकी होगी अंतिम पोषी स्तर। जैसे मनुष्य अंतिम पोषी स्तर है तो अपने ये अजैव निम्नीकरणीय कारक है, जिसे आप जैविक आवर्धन कह रहे हो, एक प्रोसेस है जिसमें हानिकारक रसायन है वो संचित होंगे। तो आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, यानी प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। जैसे उत्पादक से आगे जो उत्पादक को खाने वाला होगा, प्राथमिक जो उपभोक्ता है जो द्वितीय पोषी स्तर पर रहेगा उनको ऊर्जा कम मिलेगी, उसके बाद तृतीय पोषी स्तर पर और कम मिलेगी। तो जैसे जैसे ये पोषी स्तर बढ़ते जा रहे हैं और वहां पर ये अजैव निम्नीकरणीय कारक जो रासायनिक है आहार श्रृंखला में बढ़ता जाता है। पीड़कनाशी होगी, धातु हो गई, इनकी सांद्रता का बढ़ना ही कहां पर, उच्च पोषण स्तर पर। ये हानिकारक पदार्थ है, इनकी सांद्रता बढ़ती है, यही आपका जैविक आवर्धन है। और भी आगे सवाल आएंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देखिए सवाल, जैविक आवर्धन की परिघटना के माध्यम से निम्नलिखित में से किसमें पीड़कनाशी की सांद्रता सर्वाधिक है? पीड़कनाशी की सांद्रता। तो आप देखेंगे यहां पर जो उच्च पोषी स्तर है वहां पर जो जैविक आवर्धन है उनकी मात्रा ज्यादा होती है। तो इसमें उच्चतम पोषी स्तर पर कौन है, तो उच्चतम पोषी स्तर पर जैसे घास आपका उत्पादक है तो ये सबसे पहले पोषी स्तर में आएगा। घास प्रथम पोषी स्तर है, घास को खाता है टिड्डा तो ये सेकेंड पोषी स्तर पर आएगा। टिड्डे को खाता है मेंढक तो थर्ड पोषी स्तर पर, और मेंढक को खाता है सांप
तो चौथे, ये चतुर्थ पोषी स्तर पर है। जो उच्च पोषी स्तर है यहाँ पर सांप का है चौथे स्थान पर। तो उच्च पोषी स्तर में ये जो जैविक आवर्धन है जिसमें पीड़कनाशी है, जो रासायनिक पदार्थ है, इनकी मात्रा सबसे अधिक होगी, इनकी सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो ये आप देख सकते हो जैविक आवर्धन के नियम के अनुसार जो जीव आहार श्रृंखला में सबसे उच्चतम पोषी स्तर पर होगा उसमें इन रसायनों की सांद्रता सबसे अधिक होती है। सांप यहाँ पर सर्वोच्च स्तर पर है। तो ये पीड़कनाशी जो रसायन मिट्टी और जल से पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो पौधों से फिर कैसे पौधों को खाने वाले में उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता तक जाएगा और आगे बढ़ते बढ़ते जो उच्चतम पोषी स्तर है, चतुर्थ पोषी स्तर है, वहां पर इनकी सांद्रता सबसे अधिक हो जाएगी। घास सबसे निचले स्तर पर है, जो उत्पादक है प्राथमिक पोषी स्तर पर, प्रथम पोषी स्तर पर आता है, तो इसमें सांद्रता सबसे कम होगी। तो अगला आप सवाल भी देखेंगे, तो जैविक आवर्धन द्वारा पीड़कनाशियों की अधिकतम सांद्रता किस पोषी स्तर में पाई जाती है? पीड़कनाशी है जो रासायनिक पदार्थ है जो खराब होता है, अजैव निम्नीकरणीय है, तो इनकी सांद्रता उच्चतम पोषी स्तर है। तो यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता उच्चतम पोषी स्तर पर है, तो इनमें सांद्रता सबसे अधिक होगी। ये तृतीयक उपभोक्ता चतुर्थ पोषी स्तर पर है, क्योंकि जो उत्पादक होते हैं, जो हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं, पादप हैं, तो ये प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता जो इन उत्पादकों को खाते हैं वो आते हैं द्वितीयक पोषी स्तर में, और द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं आपके थर्ड पोषी स्तर में। तृतीयक उपभोक्ता आते हैं चतुर्थ पोषी स्तर, जो कि यहाँ पर सर्वोच्च उच्च स्थान पर है। तो तृतीयक उपभोक्ता में अधिकतम सांद्रता रहेगी इन पीड़कनाशियों की। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव डीडीटी की अधिकतम सांद्रता संचित करेगा? डीडीटी एक हानिकारक अजैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशी है। तो ये जो पीड़कनाशी है इनकी सांद्रता उच्चतम पोषी स्तर इन विकल्प में से मानव का है। मानव सबसे सर्वोच्च शीर्ष उपभोक्ता के रूप में कार्य करता है, तो आहार श्रृंखला का हिस्सा है मानव और शीर्ष उपभोक्ता के रूप में कार्य करता है। तो डीडीटी एक अत्यंत हानिकारक अजैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशी मानव में सबसे अधिक सांद्रता में संचित होने वाला है। तो शीर्ष स्थान पर ही जैविक आवर्धन सबसे अधिक होता है। तो डीडीटी का प्राकृतिक अपघटन नहीं होता है और ये शरीर के वसा उत्कों में जमा हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषण स्तर तृतीयक उपभोक्ताओं द्वारा आच्छादित है? तृतीयक उपभोक्ता मतलब चतुर्थ पोषी स्तर, जो कि सबसे उच्चतम स्तर पर है। तो चौथा पोषण स्तर हो जाएगा। आपको बार बार यहाँ पर पहला पोषण स्तर है ना वो उत्पादक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पोषण स्तर है प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, ये आपका दूसरा पोषण स्तर है। तीसरा पोषण स्तर है द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और चतुर्थ पोषण स्तर है तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तो जो सबसे पहले पोषी स्तर में आता है ना, जो आप सबसे पहले पोषी स्तर पर, वो उत्पादक होता है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं। इन हरे पेड़ पौधे को खाने वाला शाकाहारी कहलाएगा। तो जो द्वितीयक पोषी स्तर पर, सेकंड पोषी स्तर पर आता है, वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जो शाकाहारी होता है। अब इन शाकाहारियों को खाने वाला वो छोटे मांसाहारी होंगे, और जो तृतीय पोषी स्तर पर या फिर द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। चतुर्थ स्तर पर तृतीयक उपभोक्ता होंगे, जो बड़े मांसाहारी होने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में जैविक आवर्धन की परिघटना में योगदान देने की उच्च संभावना है? जैविक आवर्धन में जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिसमें पीड़कनाशी है, ये अजैव निम्नीकरणीय है, तो यही जैविक आवर्धन में अपना योगदान देता है। नीम की छाल है, संतरे का छिलका है, गुलाब दल है, ये सभी निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल है, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल यहाँ पर है पीड़कनाशी, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो अजैव निम्नीकरणीय मतलब सूक्ष्म जीव द्वारा सरल पदार्थों में ये नहीं तोड़े जा सकते। नहीं तोड़े जाएंगे तो आहार श्रृंखला में जमाई होंगे। जब इनका अपघटन नहीं होगा, पाचन एक तरीके से नहीं होगा, तो ये जमाई होंगे ना। नीम की छाल, संतरे का छिलका, गुलाब दल, ये तो जैव निम्नीकरणीय है। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में जैसे घास को खाता है टिड्डा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप है। तो सांप यहाँ पर चतुर्थ पोषी स्तर, यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता है, और यहाँ पर बाज सांप को खा जाता है। तो बाज में अजैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशियों की कितनी सांद्रता अपेक्षित है? सबसे अधिक है, सबसे हाईएस्ट सांद्रता यानी बाज में होगी। यानी बाज आपका उच्चतम सांद्रता में रहेगा, क्योंकि अंतिम पोषी स्तर है ना, वहां पर इन पीड़कनाशी जैविक आवर्धन ज्यादा होता है। स्वपोषी को खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है? स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, ये प्रथम पोषण स्तर पर रहते हैं। ये उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि ये अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ का मतलब है कि ये जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, सूर्य के प्रकाश से, क्लोरोफिल से, ये सभी अकार्बनिक है। CO2 कार्बनिक नहीं, आपको कार्बन दिख रहा है, लेकिन ये अकार्बनिक है, ठीक है।
तो अकार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, वो प्रथम पोषण स्तर पर उत्पादक के तौर पर जाने जाते हैं। तो स्वपोषी हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, जल का उपयोग करेंगे, CO2 का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से ये सभी भोजन जैसे ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सबसे अधिक ऊर्जा इन्हीं के पास होती है। इन्हें प्रथम पोषण स्तर पर रखा गया है और बाकी जैसे जैसे अदर पोषण स्तर पर जाएंगे तो 10% के रूप में ऊर्जा मिलेगी, ट्रांसफर होगी, 90% ऊर्जा वहां पर हाश हो जाएगी बीच में। तो सौर ऊर्जा का केवल बात करें तो 1% भाग ही पौधों द्वारा खाद्य ऊर्जा में बदला जाता है। पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, जितनी सूर्य की ऊर्जा आती है उनका 1% भाग ही पौधे यूज लेते हैं। सामान्यतः किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम है, यानी जिनके पास ऊर्जा कम पहुंचेगी वहां पर जीव सबसे कम है। तो जीवों के तृतीयक उपभोक्ता, इनके पास ऊर्जा बहुत कम पहुंचेगी। जैसे कि ऊर्जा का होता है 10% का नियम, केवल 10% ही ऊर्जा अगले पोषी स्तर में जा पाती है। ऐसे समझिएगा कि हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, हरे पेड़ पौधे जो कि उत्पादक है, इन्हीं उत्पादकों को आप कहेंगे ये फर्स्ट पोषी स्तर में, इनके पास यदि 1000 जूल ऊर्जा है ना, नेक्स्ट आपके सेकंड पोषी स्तर में 10% जाएगी। 1000 जूल का 10% होता है 100 जूल, ठीक है। थर्ड पोषी स्तर में इन्हीं की 10% यानी 10 जूल, और फिर आप चतुर्थ पोषी स्तर में 10 की 10% यानी 1 जूल ही ऊर्जा जाएगी। तो ऊर्जा कम मिलेगी तो वहां पर जीवों की संख्या भी कम होगी। तो तृतीयक उपभोक्ता जो चतुर्थ पोषी स्तर पर रहता है, चौथे स्थान के पोषी स्तर पर, उनके पास ऊर्जा बहुत कम होती है, तो जीवों की संख्या भी बहुत कम होगी। एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर लगभग कितने फीसदी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? 10% ही ऊर्जा आगे जाती है, बाकी अगले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है। इसे रेमंड लिंडमैन का 10% का नियम कहा जाता है। शेष 90% ऊर्जा है वो बीच में श्वसन और अन्य जैविक क्रिया में व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है। निम्नलिखित में से क्या जैविक आवर्धन का कारण बन सकता है? जैविक आवर्धन होता है पेस्टिसाइड्स है, जो खेतों में पेस्टिसाइड है उनका छिड़काव स्प्रे किया जाता है, वही आगे नेक्स्ट पोषी स्तर में बढ़ता जाता है और सबसे अधिक आपके तृतीयक उपभोक्ता या चतुर्थ पोषी स्तर में इनकी सांद्रता अधिकतम होती है, वही जैविक आवर्धन होता है। बाकी सभी का अपघटन हो जाता है, लेकिन ये अजैव निम्नीकरणीय है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर वे पदार्थ जो बैक्टीरिया या जो सेप्रोफाइट से कवक है उनकी क्रिया द्वारा विघटित नहीं हुए हैं, लेकिन भौतिक प्रक्रियाओं जैसे कि दाब से या फिर घर्षण से किसी तरह से विघटित हो गए हैं, तो उन्हें कहा जाता है अजैव निम्नीकरणीय। जो बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, इनके द्वारा विघटित नहीं होते हैं, भौतिक कारक से आप दाब है ऐसे ही मशीन वगैरह से तोड़कर उनको विघटित कर रहे हो, तो उन्हें अजैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। वो जैव निम्नीकरणीय नहीं है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये सरल पदार्थों में नहीं तोड़े जाते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा और लंबे समय तक एनवायरमेंट में रहेंगे और भौतिक प्रक्रिया गर्मी दाब घर्षण द्वारा धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में, जैसे कांच प्लास्टिक धातुएं हैं, इनके उदाहरण। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट उत्पादन को कम करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका अजैव निम्नीकरणीय इनका अपघटन नहीं होता है तो प्रदूषण कम होगा ना। तो औद्योगिक विकास को नहीं, इनको कम करना है तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना पड़ेगा। ये प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए आप अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का जितना हो सके उसका उत्पादन को यहाँ पर कम किया जा रहा है। मृदा और जल प्रदूषण होता है इन्हीं की वजह से, ये हजारों साल पर्यावरण में बने रहते हैं और यही नुकसान करते हैं। 3R का सिद्धांत रिड्यूस, रियूज, रीसाइकल अपशिष्ट प्रबंधन में सहायक है। उत्पादन रिड्यूस करना, कम करना सबसे प्रभावी तरीका है। खाद्य श्रृंखला के उस संबंध को क्या कहा जाता है जिन्हें शाखंड रेखाओं की श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है? तो फूड वेब की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक खाद्य श्रृंखला होती है, एक आपका खाद्य जाल होता है। इसको इस इमेज के जरिए आप समझ सकते हो। यहां पर आपको दिख रहा है, ये जो बी वाली इमेज है ये आपकी खाद्य श्रृंखला है। इसमें ये इस प्रकार से कहीं पर भी ये आप देखेंगे आर श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला है, ये मिलकर खाद्य जाल बनाता है, आर जाल बनाता है। तो एक यहाँ पर उत्पादक एक से अधिक उपभोक्ता का भोजन हो सकता है और उपभोक्ता एक से अधिक उनके अगले उपभोक्ता का ये भोजन बन सकता है। तो खाद्य श्रृंखलाएं जब मिक्स हो जाएगी तो इस टाइप से एक जाल बनेगा, जिसे आप आहार जाल बोलते हो। आहार श्रृंखला तो एक ही रेखा में चलायमान है, लेकिन आहार जाल में एक उत्पादक या एक उपभोक्ता एक से अधिक उपभोक्ताओं का भोजन है वो हो सकता है।
इसमें शाखाएं हो जाती हैं, शाखाओं की एक श्रृंखला हो जाती है, वो फूड वेब है, खाद्य जाल में होता है। खाद्य श्रृंखलाएं सीधी रेखा में नहीं होती है, खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ इस प्रकार रहेगी तो खाद्य जाल बनाएगी। तो खाद्य श्रृंखलाओं के बीच एक जटिल नेटवर्क होता है जिन्हें खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ाता है। यदि एक प्रजाति कम हो जाए तो उपभोक्ता दूसरे विकल्प पर निर्भर रहते हैं। अगला ही सवाल खाद्य जाल पर आ गया कि खाद्य जाल विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। खाद्य श्रृंखलाओं मिक्स होकर खाद्य जाल बनाती है। उदाहरण के लिए एक पौधा केवल टिड्डे द्वारा ही नहीं, ऐसा नहीं कि एक पौधे को केवल टिड्डा ही खाएगा, खरगोश खाएगा, उसको चूहा खाएगा, तो एक से अधिक उपभोक्ता द्वारा खाया जा रहा है टिड्डा, तो वहां पर खाद्य जाल फूड वेब बनेगा। ये परस्पर जुड़ाव ही खाद्य जाल कहलाता है। पोषी स्तर खाद्य श्रृंखला के एक चरण है, जो ऑप्शन में देखा ना, पोषी स्तर है। पोषी स्तर तो उत्पादक है, उसका एक हिस्सा है, जबकि खाद्य जाल पूरी प्रणाली, उसमें पूरे पोषी स्तर आ जाते हैं। और एक खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण अधिक कुशलता से होता है। निम्नलिखित में से क्या वन में बढ़ते हैं पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायता करता है? भाई वन में बढ़ते हैं और पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति पौधों को मिलती रहे, तो वो यहाँ पर अपघटक होंगे जो एक तरीके से खाद बनाने का काम कर रहे हैं। अपघटक जैसे बैक्टीरिया है, कवक है, मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। ये प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। जो मिट्टी में ये पोषक तत्व है वो मिल जाते हैं इसी अपघटन के द्वारा, और मिट्टी में ये पोषक तत्व मिलेंगे तो पेड़ पौधे उन्हें पुनः अवशोषित करेंगे। इस प्रकार अपघटक पोषक चक्र है, न्यूट्रिएंट साइकिल्स को बनाए रखने में अनिवार्य भूमिका निभाते हैं। तो ये आपकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए रहते हैं अपघटक। तो अपघटक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पौधों को पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य खाद्य जाल को सबसे अधिक प्रभावित कर सकता है? खाद्य जाल को, तो एक प्रमुख प्रजाति का अचानक हटाना, ये खाद्य जाल को सबसे अधिक प्रभावित करेंगे। तो खाद्य जाल में एक जो प्रमुख प्रजाति को हटाने से पूरी प्रणाली असंतुलित हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि जंगल से सभी बाघ हटा दिए जाएं, एक आपने प्रजाति हटा दी, जैसे बाघ हटा दी, तो हिरणों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी। हिरण बढ़ेंगे तो वनस्पति नष्ट हो जाएगी। मौसमी परिवर्तन या धूप का प्रभाव अस्थायी होता है, लेकिन प्रजाति का विलोपन स्थायी असंतुलन पैदा करना है। तो प्रमुख प्रजाति अचानक हट गई तो फिर वहां पर पूरी खाद्य जाल है वो संकट में आ जाएगी। सबसे अधिक प्रभावित करेगा खाद्य जाल को प्रमुख प्रजाति का अचानक हटाया जाना। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर है, वही तो इकोसिस्टम होता है। तो एक गायब हो गया तो पूरा अनियंत्रित हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। गेहूं, चावल, सब्जियां, फल, मांस जैसे खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण उनमें अलग अलग मात्रा में पीड़कनाशी अवशिष्ट पाए जाते हैं? ये जैविक आवर्धन होता है, पोषी स्तर पर डिपेंड करता है, और वहां पर पेस्टिसाइड्स रहेंगे। जब हम फसलों पर पीड़कनाशी छिड़कते हैं तो वे जल और मिट्टी के माध्यम से पौधों में पहुंच जाते हैं पेस्टिसाइड्स। चूंकि रसायन शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि इनका अपघटन नहीं होता है, तो ये खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में आगे से आगे बढ़ते जाएंगी, ऊर्जा के रूप में आगे जाएंगी। विभिन्न खाद्य पदार्थों में पीड़कनाशी की मात्रा उनके पोषी स्तर और उपयोग किए गए रसायन की मात्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर आपने देखा होगा सुपोषण जल निकाय में पोषक तत्व, जैसे पानी में पोषक तत्व ज्यादा हो गए तो वहां पर शैवाल विस्फोट है, उनका कारण है होने वाला शैवाल विस्फोट है। प्रकाश संश्लेषण भोजन पकाने की प्रक्रिया है जिसमें रसायनों का संचय केवल एक गौण और हानिकारक परिणाम है। नेक्स्ट है, स्कूल कैंपस की सफाई करते समय विद्यार्थियों को जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को पृथक करने के लिए कहा गया। जो जैव निम्नीकरणीय है, जिनका अपघटन हो सकता है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी जैव निम्नीकरणीय बिन में डाला जाना चाहिए? जैव निम्नीकरणीय में जैसे लकड़ी की पेंसिल की छिलन, पॉलीथीन बैग, ये अजैव निम्नीकरणीय है। कोल्ड ड्रिंक्स का कैन है जो प्लास्टिक का अजैव निम्नीकरणीय, कांच, प्लास्टिक, ये पॉलीथीन सभी अजैव निम्नीकरणीय है। लकड़ी की पेंसिल की छिलन यानी ये जैव निम्नीकरणीय है, तो केवल यही सिलेक्ट करेंगे। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का क्या होता है जब उन्हें पर्यावरण में मुक्त किया जाता है? जैव निम्नीकरणीय का तो अपघटन हो जाता है, सरल छोटे पदार्थों में, घटकों में वो विघटित हो जाते हैं, विच्छिन्न हो जाते हैं सरल घटकों में, तो ये हो जाएगा, ये पर्यावरण में नहीं रहते, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों से होता है, जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में हमेशा के लिए बने रहते हैं। नेक्स्ट है, स्कूल के बगीचे में तितलियां अक्सर फूलों पर आती हैं जबकि गिलहरियां काष्ठ फल्स खाती हैं। ये जीव किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो ये है आपके तितलियां जो फूलों पर आती हैं, सीधे हरे पेड़ पौधे को तितलियां हैं उनके रस को चूस रही है। तो तितलियां हो जाएगी आपके प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी है, तितली शाकाहारी है। गिलहरियां काष्ठ फल खाती हैं,
तो गिलहरी काष्ठफल का मतलब यही हुआ नट्स खाती है, ये भी कहीं ना कहीं पेड़ पौधों पर निर्भर है, तो ये भी शाकाहारी है। तो दोनों ही शाकाहारी हैं, तितलियां और गिलहरी। तितलियां फूलों के मकरंद पर निर्भर है और गिलहरियां बीज या फल खाती है। चूंकि दोनों ही जीव सीधे तौर पर पौधों के उत्पादों को सेवन कर रहे हैं, तो उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी श्रेणी में रखा गया है। वे जीव जो सीधे पौधे खाते तो शाकाहारी हैं, और जो जीव अन्य जंतुओं को खाते तो वो मांसाहारी है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु ओजोन के निर्माण के लिए उच्च ऊर्जा पराबैंगनी द्वारा विभक्त होता? ऑक्सीजन। ओजोन के निर्माण के लिए यहाँ पर पराबैंगनी द्वारा ऑक्सीजन, जैसे O2 है ना, O2 अलग होकर O बन गया तो वो ऑक्सीजन बना देगा, O2 के साथ O मिलकर O3 बन जाएगा। वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण, तो ये पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणु यानी O2 पर अटैक करता है, यूवी रेज, और इस यूवी रेज O2 पर अटैक करता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु है वो मुक्त अवस्था में आ जाता है, अणु से परमाणु हो जाता है। और ये स्वतंत्र परमाणु फिर अन्य ऑक्सीजन अणु O2 अणु के साथ ये स्वतंत्र परमाणु जो यूवी रेज के द्वारा अलग हुए हैं, ये मिलकर O3 बराबर होता है ओजोन, इसका निर्माण करते हैं। तो ओजोन गैस का निर्माण मुख्य रूप से समताप मंडल में होता है। O3 एक अणु बनाने के लिए ऑक्सीजन के 3 परमाणु की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण से निर्मित होता है? खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण से, पोषी स्तर, समताप, सौमंडल स्तर, तो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण से निर्मित होता पोषी स्तर। पोषी स्तर में पोषी स्तर ही खाद्य श्रृंखला को बनाता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के स्थानांतरण के प्रत्येक चरण या कड़ी को पोषी स्तर कहा जाता है। उत्पादक आपका प्रथम पोषी स्तर है, शाकाहारी द्वितीय पोषी स्तर है, मांसाहारी तृतीय है, इस प्रकार आगे। नेक्स्ट है ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? एक अणु में 3 ऑक्सीजन होते हैं, क्योंकि O3 ही ओजोन है। ठीक है, अगला आप देखते हो, दिए गए विकल्प में सामान्य घरेलू अपशिष्ट से संबंधित सही कथन का चयन करें। सामान्य जो घरेलू अपशिष्ट है, ये अपशिष्ट है जैव निम्नीकरणीय, इनका अपघटन हो जाते हैं, और अजैव निम्नीकरणीय दोनों घटक होते हैं। क्योंकि घरेलू कचरा ऐसा नहीं कि हमारे पूरे घर में जितना भी अपशिष्ट है वो जैव निम्नीकरणीय है, उसमें अजैव निम्नीकरणीय भी इंक्लूड है। संपूर्ण जैव निम्नीकरणीय थोड़ा ही है। घरेलू कचरे में कौन कौन से पॉलीथीन बैग वगैरह नहीं होता है कि खाली बोतलें हैं, रबर है, सब्जियों के छिलके, तो आपके जैव निम्नीकरणीय, बाकी प्लास्टिक खाली बोतल ये अजैव निम्नीकरणीय, तो दोनों होते हैं घरेलू कचरों में। कल्पना कीजिए कोई देश वैश्विक समझौते के बावजूद क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग जारी रखता है। वैश्विक समझौता हुआ कि CFC का उपयोग नहीं करना है, जितना हो सके कम करना है, क्योंकि यही ओजोन क्षरण का कारण बन रहा है। तो उस देश और विश्व के लिए इसके क्या परिणाम हो जाते? तो वहां पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने वाली है, पर्यावरण को नुकसान होगा, ओजोन लेयर है उनका क्षरण होगा, तो ये आपका पर्यावरणीय क्षति और वैश्विक आलोचना होगी। पर्यावरणीय क्षति होगी, नुकसान होगा, पर्यावरणीय क्षति होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण का कारण बनेगा, और यदि कोई देश इसका उपयोग जारी रखता है तो ओजोन छिद्र बढ़ेगा, जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। ओजोन जो उसकी रक्षा कर रही थी, तो पृथ्वी पर ये यूवी रेज पहुंचेगी, त्वचा कैंसर है और पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी बात करें ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी। ओजोन पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण, जो अल्ट्रावायलेट विकिरण है, इनसे बचाता है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ये सूर्य से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। तो ओजोन केवल ऊपरी वायुमंडल में रक्षक है। इंफ्रारेड विकिरण तापीय प्रभाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव घटक नहीं है? अजैव घटक नहीं मतलब वो जैव घटक है। जैसे सूक्ष्म जीव में तापमान, पवन, वर्षा, इनमें सूक्ष्म जीव है, ये तो जैविक घटक है, अजैव थोड़ा ही। अजैव में जिनमें जीव नहीं है तो इनमें है पवन, तापमान, वर्षा है। अजैव घटक एक तरीके से निर्जीव होते हैं, तो ये सभी मृदा खनिज है। सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, कवक है, ये जैव घटक है क्योंकि ये निर्जीव नहीं सजीव है। नेक्स्ट, तो जैव घटकों में उत्पादक तो आपके पौधे हैं, उपभोक्ता जो उन पेड़ पौधों को ग्रहण करते जंतु, अपघटक जो इनका अपघटन करते हैं, वापस मिट्टी में मिलाते हैं। अजैव घटक है, भौतिक वातावरण का निर्धारण करते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये जैव निम्नीकरणीय है, जैविक प्रक्रिया द्वारा विघटित हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? प्राकृतिक है, नेचुरल है पारिस्थितिकी तंत्र में, तो यहाँ पर वन ही नेचुरल है। किचन गार्डन है, हाइड्रोपोनिक्स है, फिश एक्वेरियम है, ये कृत्रिम है सारे। वन जिस झील, तालाब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं क्योंकि ये प्रकृति में स्वतः विकसित होते हैं, मानव निर्मित नहीं है। और फिश एक्वेरियम, बगीचा जो होता है, किचन गार्डन आप पर्सनल यूज के लिए। खेत, ये खेत भी मानव निर्मित होते हैं जहां मनुष्य स्वयं पर्यावरण को नियंत्रित करता है। हाइड्रोपोनिक्स, बिना मिट्टी के पौधों को उगाने की तकनीक है।
हाइड्रोपोनिक्स से बिना मिट्टी के पौधों को उगा रहे हो। एक्वेरियम एक कृत्रिम पारितंत्र है जिसकी सफाई और रख रखाव मनुष्य को करना पड़ता है, उसमें मछली वगैरह शो के लिए, जबकि प्राकृतिक परितंत्र स्वयं संचालित होते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप ओजोन परत के क्षरण में योगदान देता है? ओजोन परत का क्षय हो रहा है तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे अजैव निम्नीकरणीय घटक के कारण होता है। जो अपने रेफ्रिजरेटर है, स्प्रे कैन है, इनमें इनका उपयोग होता है, यही ओजोन परत के क्षरण का कारण बनता है और इससे ओजोन परत पतली हो जाती है जिसे ओजोन होल कहा जाता है। और फिर ओजोन होल यदि छिद्र हुआ तो यूवी रेज सीधी पृथ्वी पर आएगी, त्वचा कैंसर जैसे कारण बनेगी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? प्लास्टिक बैग, इनका अपघटन नहीं हो सकता है, बाकी कागज, सब्जी का छिलका, सूती कपड़ा, इनका अपघटन हो जाएगा तो ये जैव निम्नीकरणीय है। कौन सा कारक वायुमंडल में ओजोन परत को अधिक क्षति पहुंचाते हैं? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिक क्षति पहुंचाएंगे। CO2 मेथेन मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्मी बढ़ा रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, ओजोन क्षरण के लिए नहीं है। तो CO2 आपका मेथेन हो गया, ये ग्रीन हाउस गैसेज है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक जैसे गैर जैव निम्नीकरणीय कचरे के प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? प्लास्टिक जो कचरा है जिनका अपघटन नहीं हो सकता तो पुनः यूज करो बार बार, तो इन्हें रिसाइकल करें और पुनः उपयोग करें, रीयूज रिसाइकल। जलाने से जहरीली गैसें निकलेगी। प्लास्टिक यदि आपने जलाएंगे, भौतिक रूप से अपघटन करेंगे भी आप, रासायनिक रूप से इनको जलाएंगे तो गैसेज निकलेगी जो प्रदूषण का कारण बनेगी। मिट्टी में दबाने से भूजल प्रदूषित होगा, तो इन्हें रिसाइकल करें, पुनः उपयोग करें। तो यही इसका रीयूज, रिड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकल। 5R की बात करें तो 5R का मतलब रिफ्यूज है, आप मना करें इस प्रकार जो अजैव निम्नीकरणीय है, रिड्यूस है, उपयोग कम करें, पुनः उपयोग करें, रीयूज करें, रीपर्पज, रिसाइकल, ये 5R होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? तो प्लास्टिक की थैलियां हैं, ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण नहीं है। बाकी सभी खराब हुआ भोजन हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, अपशिष्ट कागज हो गए, ये जैव निम्नीकरणीय। और प्लास्टिक की थैलियां ये अजैव निम्नीकरणीय मतलब जैव निम्नीकरणीय का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकृति में अक्रिय होता है और लंबी अवधि तक पर्यावरण में मौजूद रहता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न अवयवों को क्षति पहुंचाता? तो ये अजैव निम्नीकरणीय है। जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप है, चाय पत्ती, चाय वाली जो कुल्हड़ है, और डिस्पोजल पेपर कप है, पेपर वाले कप तो है फिर भी जैव निम्नीकरणीय। प्लास्टिक कप जिन्हें डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप है यूज एंड थ्रो वाले, वो पर्यावरण में रहेंगे, अक्रिय रहेंगे, निम्नीकरण नहीं होगा तो नुकसान तो पहुंचाएंगे। कुल्हड़ होते हैं वो मिट्टी से बनते हैं, पेपर कप कागज से हैं जो अंततः नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन जो पर्यावरण में सैकड़ों वर्ष के ज्यों के त्यों रहते हैं वो अक्रिय है, प्लास्टिक। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पदार्थ है और जो बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है? तो मानव निर्मित प्लास्टिक और बैक्टीरिया है जो सूक्ष्म जीव है, इनका अपघटन नहीं कर सकते हैं। वायुमंडल के उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरण से परिरक्षित करता है? तो ओजोन है, यही अपनी रक्षा करता है, समताप मंडल में स्थित है, एक सुरक्षा कवच है, O3 इसका फॉर्मूला है। यूवी रेज के लगभग 95 से 99% हिस्से को अवशोषित करता है और ये यूवी रेज आ गए ना पृथ्वी पर तो त्वचा के डीएनए को नुकसान पहुंचाएंगी और उसमें म्यूटेशन के कारण कैंसर होने की संभावना बढ़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री लंबे समय तक अपरिवर्तित रहती है? यानी निम्नीकरण नहीं होता, प्लास्टिक का थैला हो जाएगा, बाकी रेशम कपड़े, जूट का थैला, सूती कपड़ा, ये जैव निम्नीकरणीय है। मिट्टी में फेंके जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहता है? तो कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सभी लंबे समय तक रहेंगी। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैसें उत्तरदायी है और जीवाश्म ईंधन के दहन पर उत्पन्न होती है? जीवाश्म ईंधन का दहन, जो जीवाश्म ईंधन आप दहन करेंगे तो कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, दहन से CO2 उत्पन्न होगी और यही CO2 ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैसेज में आती है CO2 और जो दहन में भी उत्पाद के रूप में बनती है। तो CO2 एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है और जब कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, ये ईंधन जो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, इनको आप जलाएंगे तो बड़ी मात्रा में CO2 वहां पर उत्पादन होगा और ये गैस वायुमंडल में उष्मा को रोक लेती है, गर्मी को रोक लेगी और विश्व का तापमान औसत बढ़ाने में सहयोग करती है, ग्लोबल वार्मिंग। तो इस प्रकार आपने देखे टोटल 41 क्वेश्चंस ग्रुप डी में पूछे गए हैं, तो सभी को मैंने आपको बता दी। इसी से रिलेटेड अक्सर सवाल आते हैं। इनमें आपका एक सवाल, जो कुछ इंपोर्टेंट सवाल मान लेते हैं मिस हो गए हैं, तो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ और बचे हुए सवाल बता देता हूं जो एग्जाम में बन सकते हैं। एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है
एनसीईआरटी की ऑफिशियल। तो सवाल है उसमें कि एक आहार श्रृंखला में मान लीजिए चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा है 5 किलो जूल। 5 किलो जूल का मतलब समझिएगा 5000 जूल है। कौन से? चौथे पोषी स्तर पर। तो उत्पादक स्तर, उत्पादक होता है प्रथम पोषी स्तर, वहां पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध रहेगी भाई? चौथे पर 5000 है, तो अंतिम पोषी स्तर ही चौथा, यहां पर ऊर्जा है वो 10% ही लास्ट में, 10-10 करते लास्ट में पहुंचा 5000। इसमें आपकी बहुत ज्यादा रहेगी। कैसे रहेगी? इसको ऐसे समझिएगा, मैं किलो जूल में ही लेता हूं। 5 किलो जूल है चौथे पोषी स्तर पर, इससे ऊपर थी इसकी 10 गुणा, मतलब 50 किलो जूल। 50 किलो जूल का आपने 10% निकाला ना, तब 5 किलो जूल आया। उसके ऊपर थी आपकी 50 का 10 गुना कर दो, 500 किलो जूल। ये आपका है चौथा पोषी स्तर, ये तीसरा, ये दूसरा। तो आप समझिए फर्स्ट पोषी स्तर पर 10 गुना और कर दो, 5000 किलो जूल वहां पर ऊष्मा रहेगी। तो इस प्रकार आपको निकालनी है। आपको यदि प्रथम पोषी स्तर पर दे दे ऊर्जा, प्रथम पोषी स्तर पर ऊर्जा दे दे, जैसे 5000 किलो जूल आपको प्रथम पोषी स्तर पर दे दी, और पूछे चतुर्थ पर, तो 10% ही आगे बढ़ेगी। तो प्रत्येक में आपको 10% आगे बढ़ेगी, मतलब 10% निकालना है। 10% निकालना है। तो 5000 का 10% कितना होता है? तो 10/100 होता है, मतलब 500 होता है 5000 का। यानी 10 से भाग देना है हर में, प्रत्येक में आप आगे 10 से भाग देते जाएंगे तो अगले पोषी स्तर में आपको ऊर्जा मिल जाएगी। नीचे से ऊपर जाना 10 से गुणा करो, ऊपर से नीचे आना तो 10 का भाग दे दीजिएगा। एक सवाल है यहीं पर, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा हमेशा एक दिशा में आगे बढ़ती है। उत्पादक में सबसे अधिक ऊर्जा, उसके बाद द्वितीय पोषी स्तर में जो प्राथमिक उपभोक्ता वहां पर ऊर्जा जाएगी, उसमें कम जाएगी, 10% आगे जाए। तो इस प्रकार 10% एक ही दिशा में ऊपर आगे बढ़ती है, दो दिशा में ऐसे नहीं ऊपर से नीचे आ जाए, नहीं, नीचे से आप ऊपर जाएंगे, एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह रहता है, उसमें भी 10% का नियम रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हो तो आपको बताता हूं। एक और यहां पर महत्वपूर्ण सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता? ये सभी सवाल एनसीईआरटी एग्जाम पर की अपनी जो पूरी पुस्तक है 9th 10th एनसीईआरटी 31 चैप्टर वाइज, उसी में से मैं बता रहा हूं। तो आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है, तो इसमें आपका देखेंगे ये दोनों ही आहार श्रृंखला का नहीं। तो मैं प्रत्येक के बारे में आपको बताता हूं डिटेल में है क्या एक्चुअल में। तो आहार श्रृंखला में पोषी स्तर रहते हैं, जैसे पहला देखें घास, शेर, खरगोश, भेड़िया। तो घास को कौन खाएगा? खरगोश खाएगा। घास को खरगोश खाएगा। खरगोश को कौन खाएगा? फिर भेड़िया खाएगा। भेड़िए को कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो आहार श्रृंखला हो गई है। तो चौथा देखेंगे तो मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा। घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डे को कौन खाता है? टिड्डे को मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है? मेढक को सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है? अंत में आप देखेंगे तो ये चील खा जाता है सांप को। तो ये भी संभावित आहार श्रृंखला बन जाएगी। लेकिन दो ऑप्शन जो दे रखे थे ना, इसमें एक ऑप्शन था आपका पलवक, मछली, टिड्डा, मानव वाला। तो पलवक और मछली ये दोनों ही जलीय खाद्य श्रृंखला का निर्माण है, और टिड्डा और मानव स्थलीय खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है। तो दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे, जलीय और स्थलीय सेम नहीं, साथ नहीं होंगे। दूसरा आप तीसरा देखेंगे तो भेड़िया, सांप, बाघ। भेड़िया, सांप, बाघ ये मांसाहारी है, ये शाकाहारी नहीं है, यानी उत्पादक को खाते ही नहीं। तो घास उत्पादक इसको कौन खाएगा? ना तो भेड़िया खाएगा, ना सांप खाएगा, ना बाघ खाएगा। तो फिर आहार श्रृंखला कैसे बनेगी? क्योंकि कोई शाकाहारी है ही नहीं, तो घास को खाने वाला शाकाहारी चाहिए ना, जो घास को खा सके, इसलिए खाद्य श्रृंखला का गठन नहीं किया जा सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा का प्रतिशत, हरे पौधे कितनी ऊर्जा अवशोषित करते हैं? सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग ही अवशोषित करते हैं। 10% तो ऊर्जा आगे जाती है, 1% में उनको पूरा अपना ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। 10% फिर आगे ट्रांसफर होता है। पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर दिखाए गए, बताइए किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा है? सबसे अधिक यहाँ पर प्रथम पोषी स्तर पर रहेगी, आगे तो 10% ही ट्रांसफर हो पाएगी। सवाल है आहार श्रृंखला में यदि हिरण को निकाल दिया जाए, भाई हिरण को निकाल दिया जाए तो घास तो बढ़ जाएगा, कौन खाएगा? बाघ खत्म हो जाएंगे, बाघ समष्टि में वृद्धि नहीं होगी, बाघ समष्टि घट जाएगी, घास समष्टि में वृद्धि होगी। तो ऊपर जो आपके जलीय और स्थलीय आहार श्रृंखला थी, तो उसमें यदि मैं तालाब की सामान्य आहार श्रृंखला की बात करूं तो फाइटोप्लैंक्टन और जलीय पौधे ये उत्पादक हैं। जलीय पौधे इनको खाएंगे छोटे जलीय जंतु, लार्वा, कीड़े, झींगा आदि, ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता है। इन लार्वा, कीड़े, झींगा को छोटी मछलियां खाएगी जो मांसाहारी है। छोटी मछलियां को बड़ी मछलियां, फिर बड़ी मछलियां को पक्षी खाएंगे, जैसे बगुला हो गया। तो ये ध्यान देना है।
एक सवाल एग्जाम्पल में आ रखा है, पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में? तो उत्पादक में जो ऊर्जा रहेगी वो रासायनिक ऊर्जा ही आगे बढ़ेगी। ध्यान देना, कैसी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा आगे बढ़ेगी। तो उत्पादक हो जाएंगे जो आपके सूर्य अकार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाएंगे। कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? खेत आपका कृत्रिम है। तो इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल के भी इंपोर्टेंट सवाल हो गए, मतलब चैप्टर के मैक्सिमम पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। एग्जाम में लगभग इन्हीं से सवाल बनने वाले हैं। बाकी ये पूरी ई बुक ले सकते हो हमारी 9th-10th एनसीईआरटी एक ही से चैप्टर वाइज, और बाकी ग्रुप डी के पूछे गए लेटेस्ट सवाल, और अभी जो लेटेस्ट सवाल और पूछे हैं जेई एएलपी टेक्नीशियन, इनके सवाल की भी ई बुक है लगभग 700 क्वेश्चंस की, वो भी चैप्टर वाइज आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना। ई बुक कैसे डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा यूट्यूब का एक वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखकर आप कर सकते हो। Tgram25 कूपन कोड यूज कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।